हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए जो 17 नवंबर से पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लगातार हम अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लगातार एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो साथ ही आज के इस क्लास में एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आप सभी का जो सही करने का टारगेट होगा, इन 50 क्वेश्चन में से केवल 35 क्वेश्चन होंगे। तो साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में सबसे अधिक रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके जीके प्लस करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, जो कि 90 मिनट का समय रहने वाले हैं और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो यह आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। तो इस बार साथ ही यदि हमें ग्रुप डी के पेपर में एक सीट पक्की करनी है और अच्छा स्कोर करना है, तो हमें अभी से मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है और इस हफ्ते में केवल 7 दिन बाकी है और नवंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो 30 तारीख को तो ये हमें मालूम होगा कि इस बार क्या आरआरबी ग्रुप डी पेपर होगा कि नहीं, 17 नवंबर को होगा कि नहीं, क्योंकि 30 अक्टूबर को तो फैसला आना है आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन दोस्त, पेपर तो आपका होगा 17 नवंबर को, मान के चलिए आपका पेपर होगा। अभी तक हम लोग एक हफ्ते तक लगातार मेहनत करेंगे। 30 तारीख तक हम देखेंगे क्या न्यूज आती है, क्या मतलब कि कोर्ट का फैसला आता है, उसको देखेंगे। बाई चांस आपका यदि 17 नवंबर को पेपर हो गया, यदि आप पढ़ाई नहीं करें तो आप बहुत पीछे रहने वाले हैं। तो इसलिए भाई, जितने भी हमने आपको क्लास दिया है, अलग से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वहाँ के वीडियो देखिए, अपनी तैयारी रखिए। ओके दोस्त, क्योंकि इस बार एक सीट लेनी है, ग्रुप डी में आसान होने वाला इस बार एक सीट लेना, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर देखिए और अपनी तैयारी को परखिए कैसे आपकी तैयारी चल रही है। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 PM पे और एक शाम 6:30 पे, ठीक है। तो आज के इस क्लास का सारे क्वेश्चन हल करिए, लास्ट में अपना स्कोर करिएगा, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न हल करिए। मैनीटॉलिन द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए, मैनीटॉलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, कनाडा देश में स्थित है। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए, बाण सागर बांध किस राज्य में है? तो यह एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, पृथ्वी के वायुमंडलीय के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, पृथ्वी के वायुमंडलीय के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, बढ़ता है, यानी इंक्रीज करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दी है? बताइए, किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? बताइए, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, 1773 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बताइए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो दोस्त याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा कैसी है? बताइए, उपनिषद में प्रयुक्त भाषा कैसी है? तो संस्कृत भाषा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? जैसे साथी, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, भारत भी क्या है, लोकतांत्रिक देश है, श्रीलंका भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चीन अभी तक लोकतांत्रिक देश नहीं बना है। तो इसलिए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को,
अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार हुआ करते थे? बताइए, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इस टाइम जितने भी चाहे एसएससी का एग्जाम उठा लीजिए चाहे रेलवे के एग्जाम उठा लीजिए, हर शिफ्ट में भाई बंदरगाह का सवाल पूछा जा रहा है, वो तो तैयार रहिएगा। बताइए स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखिएगा पारादीप बंदरगाह था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो दोस्त मेरे 1932 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ क्या कहा जाता है? ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ क्या कहा जाता है? तो भाई याद रखिएगा मिलेट बोला जाता है। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई के किस सप्ताह में मनाया जाता है? वन महोत्सव जिसका अर्थ है कि पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई के किस महीने मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए पहले सप्ताह में। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14। उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान में विभाजित हो गया था? बताइए उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान में विभाजित हो गया था? तो भाई याद रखिए पैंजिया नाम था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्त याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो किसको ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है? बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो भाई याद रखिएगा 1931 में किए गए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ये किस देश की मुद्रा है? बहुत बताइए। तो थाईलैंड की मुद्रा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा राजस्थान है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहां पर किया जाना प्रस्तावित था? यानी किस राज्य में या किस शहर में किया जाना प्रस्तावित था राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण? तो भाई याद रखिएगा नई दिल्ली में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है? बताइए कौन सा शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है? तो भाई याद रखिए कंचनजंगा पर्वत है। ओके ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद में कितने भजन हैं? बताइए ऋग्वेद में कितने भजन हैं? तो भाई याद रखिएगा ऋग्वेद में 28 भजन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी को जन्म दिया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा साल के पेड़ के नीचे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? बताइए भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? भाई जीएसटी तो बहुत कम हो चुका है। बताइए तो 1 जुलाई 2017 को। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। देखिए साथी, ग्रुप डी एग्जाम की हम लगातार क्लास आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप तैयार करते रहिए दोस्त। इसलिए दोस्त हम फैक्ट के साथ नहीं बता रहे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा और डेली क्लास करना पड़ेगा आपको, तो आपको फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो फैक्ट हम कराना चाहते हैं वो हम क्लास में ही करा देते हैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट, ठीक है। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लास किया कीजिए। किसने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक रूप में पहला अवलोकन किया? बताइए, किसने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक रूप में पहला अवलोकन किया? तो डेबो रिनर ने। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के समय। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27, भारत को कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो दोस्त मेरे 6 ऑप्शन है, यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, डैश हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बताइए। तो दोस्त याद रखिएगा बाण भट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, राजा अशोक किसके पुत्र थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे? बताइए, राजा अशोक किसके पुत्र थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे राजा अशोक। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? बताइए, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये केरल राज्य में। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31, बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बेलारूस की राजधानी कौन सी है? तो भाई याद रखिए मिन्स्क है। बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32, 1998 में आयोजित पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, 1998 में आयोजित पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के पीएम साहब कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 को, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आई राजनीतिक पार्टी कौन थी? बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आई राजनीतिक पार्टी कौन थी? तो याद रखिए जनता पार्टी थी। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35, डैश बहुत खराब विकसित युवाओं को जन्म देते हैं? तो कौन भाई बहुत खराब विकसित युवाओं को जन्म देते हैं? तो याद रखिएगा कंगारू। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 है, दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन ई सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? बताइए, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो भाई याद रखिए शिवांगी पाठक हैं। ऑप्शन सी इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस वर्ष में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? बताइए, किस वर्ष में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो भाई याद रखिएगा 1784 में। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भाई याद रखिएगा हरियाणा में है। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था?
बताइए कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा केसरी लिखा गया था। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है? बताइए भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? भाई याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 42। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून को अध्ययन और अध्यापन के लिए कहाँ किस शहर में एक मदरसा की स्थापना की? बताइए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल मुस्लिम कानून को अध्ययन और अध्यापन के लिए किस शहर में एक मदरसा की स्थापना की थी? तो भाई याद रखिएगा कलकत्ता शहर में। बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। दीनदयाल अंत्योदय योजना को किसके रूप में भी जाना जाता है? बताइए दीनदयाल अंत्योदय योजना को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में। ऑप्शन ई सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का किस वर्ष में निधन हो गया? बताइए अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का किस वर्ष में निधन हो गया? तो भाई याद रखिएगा 1858 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र के तहत कौन सा विषय है? तो भाई देखिए प्राथमिकता तो यही कृषि में आ रहा है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? बताइए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सर जी केरल राज्य में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 47। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की विजेता है? बताइए चिपको आंदोलन से जुड़े इन कार्यकर्ताओं में से कौन रोमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता है? बताइए। तो इसमें तो भाई केवल जो रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की विजेता दिखाई दे रहा है वो चंडी प्रसाद भट्ट है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व की शुरुआत करने का विचार किस देश से प्रेरित था? बताइए भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व की शुरुआत करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो याद रखिएगा फ्रांस देश से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 49। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो याद रखिए साहित्य के लिए। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त आज आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया पूरे 50 क्वेश्चन का। तो बताइए दोस्त आप सभी का इन जीके के 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आपने हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार भी किया होगा। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। डेली साथी क्लास आप सभी के बीच में आइए। अपनी तैयारी शानदार जानदार रखिए। कब आपका एग्ज़ाम अच्छी तरीके से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम इन्हीं डेट से स्टार्ट होगा, तब मुश्किल होने वाली। लेकिन दोस्त आपको मुश्किल में नहीं आना है। डेली मेहनत करिए, डेली प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जो हम क्लास दे रहे हैं सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगाइए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।